नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जनतंत्र का जन्म कविता के बारे में जाना था। आज हम कक्षा 10 के विषय हिंदी काव्यखंड के पाठ 7 हिरोशिमा नामक कविता के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। हिरोशिमा कविता के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, उनकी कृतियाँ क्या थी इत्यादि। तो बच्चों, आप लोग अपने स्क्रीन पर देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु उनका मूल निवास स्थान करतारपुर पंजाब में था। उनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ। अज्ञेय जी की माता का नाम व्यंती देवी और उनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। उनके पिताजी एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। उनकी शिक्षा अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही घर पर हुई, जहां उन्हें संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा और साहित्य की शिक्षा दी गई। अब आते हैं उनकी प्रमुख कृतियों पे। उनकी प्रमुख कृतियों में है काव्य, जिसमें है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा आदि। उनके कहानी संग्रह हैं विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंदियाँ आदि। उनके उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। आइए अब आगे देखते हैं। उपन्यास के बाद उनके कुछ यात्रा साहित्य हैं, जैसे अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। उनके निबंध में हैं त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती आदि। उनका एक नाटक भी है जिसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। उन्होंने कुछ पुस्तकों का संपादन भी किया है, जिसमें है तार सप्तक, पुष्करणी, रूपांबरा आदि। बच्चों, तार सप्तक में उन्होंने 7 कवियों की कविताओं का संकलन किया है। उन 7 कवियों की कविताओं को ही इस पुस्तक में रखा गया है और उसका संपादन उन्होंने 1943 ईस्वी में किया था। तार सप्तक में उन्होंने 7 कवियों की कविताओं को समाहित किया है और 7 कवियों की कविताओं को लिखा है, जिनके नाम हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। इन 7 कवियों की कविताओं के संग्रह को उन्होंने तार सप्तक नाम दिया, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1943 ईस्वी में अपने संपादन में ही किया। बच्चों, इस तार सप्तक में प्रयोगवादिता को ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि प्रयोगवाद में व्यक्तिगत धर्मों को ज़्यादा स्थान दिया गया है, जैसे व्यक्तिगत सम्मान, व्यक्तिगत आदर्शों इत्यादि को ज़्यादा स्थान दिया गया है। इसमें समाज और राजनीति से ऊपर उठकर खुद के बारे में, निजता के बारे में सोचने और लिखने का अवसर कवियों को प्रदान किया गया है और उन्होंने इस पर बल देते हुए इसमें उसी तरह की कविताएं लिखी हैं। आइए अब हम जानते हैं इस कक्षा में जो कविता हमें पढ़ने के लिए है हिरोशिमा, उसके बारे में कुछ बातों को। कविता से परिचय हम लोग करते हैं। यह जो कविता है वो हिरोशिमा है, जिसे कवि ने उस समय लिखा था जब
जापान में हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा बम बरसाया गया था। इन कविताओं के अलावा अज्ञे जी ने अंग्रेजी में भी कुछ कविताओं और कृतियों का लेखन और अनुवाद किया है। अज्ञे जी को कुछ पुरस्कार एवं सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जैसे उनके कविता संग्रह आंगन के पार द्वार के लिए वर्ष 1964 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं कितनी नावों में कितनी बार के लिए उन्हें वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत कविता हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली है। यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी का मतलब हुआ कि उस समय के हिसाब से या हर समय के हिसाब से सामयिक संदर्भ में ये एक चेतावनी है कि अगर हम किसी भी चीज़ का गलत उपयोग करते हैं, किसी भी सुविधा का गलत उपयोग करते हैं, तो प्रकृति इसके लिए हमें माफ़ नहीं करती है। यह कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकटों की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। प्रस्तुत कविता हिरोशिमा अज्ञे जी के काव्य संग्रह सदा नीरा से ली गई है। तो बच्चों, आइए अब हम लोग इस काव्य का पाठ करेंगे और इसके अर्थों को भी जानेंगे, इसके निहितार्थ को भी जानेंगे। तो देखिएगा स्क्रीन पर बच्चों। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे नहीं क्षितिज पर, नगर के चौक धूप बरसी पर, अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। बच्चों, यह कविता कहती है कि जब हिरोशिमा पर बम बरसाया गया तब उस दिन धूप तो निकला, लेकिन वो धूप सूरज का नहीं था, क्षितिज से था। क्षितिज अर्थात वह स्थान जहाँ पे ज़मीन और आसमान का मिलन होता है। हमारी नज़रें जहाँ तक जाती है उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो वो जो दिन था, उस दिन का सूरज निकला तो था, लेकिन सूरज का नहीं, सूरज का वो धूप नहीं था, वो हिरोशिमा पर बरसाए गए अणुबम का धूप था, अणुबम का प्रकाश था, जो पूरे शहर पर कहर बनकर बरसा था, जो आग बरसा रहा था। और वह निकला तो था, लेकिन पूरब से नहीं, नगर के चौक से निकला था, अर्थात शहर के बीचों बीच वो निकला था, क्योंकि वो सूरज का धूप नहीं था, अणुबम का धूप था। और उससे पृथ्वी फटी थी और पृथ्वी से जो रोशनी निकल रही थी वो छितराकर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर फैल रही थी और उस समय की विभीषिका को दर्शा रही थी कि किस तरह से इस अणुबम ने हिरोशिमा पर कहर बरपाया है। उसमें जो कठिन शब्द हैं वो है क्षितिज, जिसका अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी एवं आकाश जहाँ पर मिलते हैं या मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। आइए बच्चों, हम आगे की कविता को देखते हैं। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। इसमें छाया का मतलब होता है लाशें, अरे अर्थात पहिए में धुरी एवं परिधि को जोड़ने वाला भाग। तो बच्चों, आइए अब हम इसके भावार्थ को जानते हैं। वो जो छायाएं थी वो मानव की थी और दिशाहीन थी, क्योंकि उनका कोई दिशा नहीं था। वो भाप बनकर जिधर चाह रही थी उधर उड़ रही थी, क्योंकि तब केवल वहाँ पे आग और भाप ही भाप था।
नगर के बीचों बीच चौक पर वो सूरज निकला था, अर्थात बम का वो प्रकाश निकला था जो सब जगह प्रकाश बिखेर रहा था। लोग उसमें धू धू कर जल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य का रथ का पहिया टूटकर बिखर गया है, क्योंकि उसका जो प्रकाश था वो छिटक छिटक कर बिखरा हुआ जैसा पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। वह वहाँ के लोगों को इस तरह से जला रहा था जैसे लग रहा था कि उनका कोई अस्तित्व वहाँ पर है ही नहीं। लोग धू धू कर जल रहे थे और भाप के रूप में उड़ जा रहे थे। उनका कोई भी अस्तित्व शेष नहीं बच पा रहा था। वो जो दृश्य था वो भयंकर था, बहुत ही दुखद था, बहुत ही विभीषक था। बच्चों, आगे की कविता को हम देखते हैं। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। इसके कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों, जिनको हम लोग जानते हैं, जैसे प्रज्वलित अर्थात जलाया हुआ या चमकता हुआ, सोख लेने वाली अर्थात खत्म कर देने वाली, झुलसे अर्थात जल गए। जब कोई सामान बहुत ज़्यादा जलकर उसका ऊपरी परत काला हो जाता है तब हम उसके लिए झुलसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि यह वस्तु जल गई, झुलस गई है। उजड़ी अर्थात सुनसान और गच अर्थात फर्श, मिट्टी या पक्का का जो फर्श होता है उसे हम गच कहते हैं। तो आते हैं हम लोग कविता पे। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर बच्चों, कवि कहते हैं कि यह जो कुछ क्षण की दोपहरी है, यह दोपहर कुछ क्षण के लिए ही आया था, क्योंकि दोपहर के बाद करीब 6-7 घंटे के बाद वो जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी उसकी रोशनी, उसकी विभीषिका धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। और वह आई तो कुछ क्षण के लिए ही थी, लेकिन दृश्य सोख लेने वाली थी, अर्थात सब कुछ खत्म कर देने वाली थी। वह दोपहर ऐसा था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था। वहाँ कुछ नहीं बचा था, केवल दूर दूर तक सन्नाटा और लोगों के जले हुए, बिखरे हुए शव, और बहुत तो ऐसे थे जो थे भी नहीं वहाँ पे, केवल उनके थोड़े बहुत अवशेष बचे थे, क्योंकि वो सारे इतने जल गए थे कि भाप बनकर उड़ गए थे। आगे देखते हैं कविता। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। बच्चों, यह कविता बहुत ही मार्मिक है। कवि कहते हैं कि मानव की जो छायाएं हैं वो लंबी होकर नहीं मिटी, अर्थात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब धूप में हम लोग रास्ते में चलते हैं तो हमारी छाया जो है हमसे लंबी हो जाती है, लेकिन वहाँ जो लोगों की छायाएं थी वो लंबी होकर मिटी नहीं थी, सब भाप बनकर उड़ गई थी। अगर कुछ बचा था तो उनके भाप के निशान, जो लोग जल के भाप बन गए थे उनके निशान जले हुए, झुलसे हुए पत्थरों पर शेष बच गए थे, जो एक बहुत ही करुण कहानी कह रहे थे, करुण दृश्य उपस्थित कर रहे थे कि लोग इस तरह से जले कि उनके अवशेष केवल भाप के रूप में, निशान के रूप में पत्थरों पर बच गए। और वह झुलसे हुए पत्थर जो व्यक्तियों के निशान को दिखा रहे थे वो
कुछ अलग ही दर्दनाक कहानी बयां कर रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह हमारी अपेक्षाओं ने हमें व्यक्तियों का दुश्मन बना दिया है, मानवों का दुश्मन बना दिया है। अति महत्वाकांक्षा हमें इस प्रकृति को नष्ट करने के लिए प्रेरित कर दिया है और उस अति महत्वाकांक्षा के कारण हमारी प्रकृति एकदम अस्त व्यस्त ही नहीं बल्कि बिल्कुल नष्ट हो गई है। उस भयानक विभीषिका का असर उस समय हिरोशिमा पर इतना पड़ा था कि बहुतों साल तक वहाँ के बच्चे अपंग पैदा होते थे। पहले तो बहुत कम लोग वहाँ बचे थे, जो बचे थे वो भी विकृत हो गए थे, गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े, हर तरह से कोई भी सही आदमी नहीं बचा था। और बहुत दिनों तक भी इतना उसका असर था उस अणुबम का कि बहुत दिनों के बाद भी बच्चे वहाँ विकृत पैदा होते थे, अर्थात उनके सभी अंग सही नहीं होते थे। आगे देखते हैं बच्चों, कविता क्या कहती है। झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर, अर्थात लोगों के जो निशान थे, लोगों की जो छाया थे, झुलसे हुए पत्थरों के साथ साथ उजड़ी हुई वीरान सड़कों के फर्श पे भी थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कविता में। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कवि कहते हैं कि यह ऐसा सूरज है जो प्रकृति प्रदत्त नहीं है, मानव का बनाया हुआ है, क्योंकि इस अणुबम को मानव ने ही बनाया था और अपने महत्वाकांक्षा के लिए मानव ने ही इसे प्रयोग में लाया था। तो मानव ने जिस सूरज को रचा था उसने मानव को ही भाप बनाकर उड़ा दिया, अर्थात इसने इतनी आगे बरसाई कि उसके आग में मानव जलकर ही नहीं भाप बनकर उड़ गए। आगे देखते हैं बच्चों कविता को। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। बच्चों यहाँ साखी का अर्थ है गवाह या सबूत। तो हम लोग देखते हैं कि पत्थर पर लिखी हुई यह जो जली हुई छाया है, अर्थात जब कवि ने देखा कि पत्थर पर उन जले हुए मानवों के केवल निशान मात्र, छाया मात्र रह गए हैं, तो उन्होंने यह महसूस किया कि यह मानवों के अत्याचार का साक्षी है, अर्थात गवाह है, सबूत है कि मानव ने किस तरह से इस प्रकृति पर अत्याचार किया है, जो मानव को केवल छाया के रूप में प्रतिबिंबित कर रहा है। उसने ऐसा प्रयोग किया कि मानव का अस्तित्व ही मिटा दिया। बच्चों, यह कविता ये बताती है कि हिरोशिमा पर जो बम बरसाया गया था, तो बच्चों हिरोशिमा पर बम किसने बरसाया था ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। बच्चों 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर यह बम अमेरिका के द्वारा बरसाया गया था। अमेरिका ने ही अपने अणुबम के प्रयोग के कारण ऐसा हृदय विदारक दृश्य किया था, प्रकृति पर ऐसा घोर अन्याय किया था, जिसके कारण हिरोशिमा में इस तरह का कहर बरपा था। और इस कविता को लिखने के लिए उन्होंने उसी समय प्रेरणा पाई थी जब ये हिरोशिमा पर गए थे, वहाँ की विभीषिका के बारे में जाना था, तो ये लिखना चाह रहे थे। लेकिन जब इनकी नज़र उन झुलसे हुए पत्थरों पर, मानवों की छाया पर पड़ा, तो कवि इससे बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही द्रवित हुए, उनके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचा। और इसी हृदय विदारक दुख ने उन्हें इस कविता को लिखने के लिए प्रेरित किया कि मैं अपनी लेखनी के द्वारा लोगों को ये तो बता सकूं कि हमारे अति महत्वाकांक्षा के कारण यहाँ किस तरह हृदय विदारक घटना हुई है, जो मानव को
जलाकर ही नहीं, भाप बनाकर भी उड़ा देती है और केवल छाया के रूप में उसे छोड़ती है। इस कविता को अज्ञेय जी ने हवाई जहाज़ में लिखा था। जब वो वहाँ से उस हृदय विदारक दृश्य को देखकर चले तो हवाई जहाज़ में बैठे बैठे ही उन्होंने इस कविता की रचना की थी। बच्चों, अज्ञेय जी के नाम का अर्थ क्या है? ये उस समय की बात है। इससे जुड़ी हुई, अज्ञेय जी के नाम से जुड़ी हुई एक रोचक कथा है, तथ्य है कि जब वो स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे थे सन 1930 के आसपास, तो 1930 से 1936 तक लगभग 6 साल तक उन्होंने अपना जीवन जेल में बिताया था, क्योंकि उस समय वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने उनका साथ देना शुरू कर दिया था और यही वजह थी कि उन्हें जेल की सज़ा भोगनी पड़ी थी। और जेल में बैठे बैठे ही उन्होंने बहुत सारी सामाजिक राजनीतिक कृतियों का लेखन किया था, जिसमें उन्होंने कुछ कृति को जैनेंद्र कुमार जी को प्रकाशित करवाने के लिए दिया था। जैनेंद्र कुमार जी ने वो कृतियाँ करीब करीब 7.5 के लगभग थीं, 7 से ऊपर थी, मतलब एक कृति उनकी अधूरी थी। जैनेंद्र कुमार जी ने उन कृतियों को प्रेमचंद जी को दे दिया और प्रेमचंद जी ने उसमें से 2 विषय को प्रकाशित करने के लिए चुना। और चूँकि उस समय अज्ञेय जी जेल में थे और जेल से उनका नाम देना उचित नहीं समझा गया, इसलिए उन लोगों ने निश्चय किया कि इनकी जो रचना है वो अज्ञेय अर्थात अज्ञात नाम से छपेगी। अज्ञेय का अर्थ बच्चों अज्ञात होता है। हालांकि अज्ञेय जी को अपना ये नाम पसंद नहीं था, लेकिन बाद में भी उन्होंने कविता और कहानी के लिए इसी नाम का प्रयोग किया और बाकी अपने साहित्यिक रचनाओं जैसे निबंध और यात्रा वृत्तांत इत्यादि के लिए उन्होंने अपने पूरे नाम का प्रयोग किया, लेकिन अपनी कविताओं और कहानियों को ज़्यादातर उन्होंने अज्ञेय नाम से ही प्रकाशित करवाया है। बच्चों, अब हम आते हैं कविता के महत्वपूर्ण तथ्य की ओर कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। कवि कहना चाहते हैं इस कविता के द्वारा कि आणविक आयुध के प्रयोग ने प्रकृति के शाश्वत तत्व को भी कुंठित कर दिया। सूरज, जो कि ब्रह्मांड का एक शक्ति संपन्न तत्व है, उसकी प्रचंडता को भी इसने झुठला दिया। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सूरज जो है इस ब्रह्मांड का बहुत ही शक्तिशाली तत्व है। सूरज इस प्रकृति के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है। अगर सूरज नहीं रहे तो इस पृथ्वी से जीवन का अंत हो जाएगा। तब न पेड़ पौधे बचेंगे, न जीव जंतु बचेंगे, न पानी बचेगा। पृथ्वी एकदम सूनी वीरान हो जाएगी। और इतने महत्वपूर्ण तत्वों को भी, इतने शक्तिशाली तत्वों को भी इस आणविक प्रयोग ने झुठला दिया, क्योंकि इसने इससे बहुत ही ज़्यादा आग बरसाया और पूरी प्रकृति को ही खत्म करने पे आमादा हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। यह कविता मनुष्य के लिए एक चेतावनी है कि अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गैर जिम्मेदारी के साथ उपयोग किया जाए तो यह मानव सभ्यता के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है। बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से लोगों को ये सीख दे रहे हैं कि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग तो करना है, क्योंकि अगर हमें विकास की ओर बढ़ना है, विकासशील बनना है, विकास के पथ पे अग्रसरित होना है, तो इनका प्रयोग तो करना होगा, लेकिन एक उचित सीमा के अंतर्गत। अगर हम एक समय सीमा से, एक उचित सीमा से ज़्यादा इनका प्रयोग करते हैं तो यह मानव जीवन ही नहीं, पूरी प्रकृति के लिए एक खतरा बन जाएगा। अतः हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हिरोशिमा कविता कब लिखी गई, हिरोशिमा कविता को किन्होंने लिखा और
किन परिस्थितियों में इसे लिखा गया था, हम लोगों ने इसके भावार्थ को भी जाना। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पाठ के पुनराभ्यास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जिनकी चर्चा हम इसके अगले कक्षा में करेंगे। तब तक आप लोग इसका अभ्यास करिए और इन प्रश्नों को, इस पाठ से जो जो प्रश्नें बनती हैं, जो जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अगली कक्षा में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।